हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के इतिहास के पहले अध्याय के दूसरे भाग पर बहुत ही विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि हम इसमें इतिहास के प्रकार, उसे जानने के स्रोत और कई महत्वपूर्ण किताबों व पत्रिकाओं के बारे में एक एक बिंदु को गहराई से समझेंगे। आपको बस ध्यान से सुनना है, कोई भी तथ्य आपसे छूटेगा नहीं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों के उपयोग की विधि। इतिहासकार अतीत की घटनाओं को समझने और इतिहास को बिल्कुल सही तरीके से लिखने के लिए मुख्य रूप से दो प्रकार के स्रोतों का उपयोग करते हैं। पहला होता है प्राथमिक स्रोत। ये वे स्रोत होते हैं जो बिल्कुल उसी समय तैयार किए गए थे जब वो ऐतिहासिक घटना घट रही थी, इसीलिए ये इतिहास का सबसे पक्का और सीधा सबूत माने जाते हैं। इसके उदाहरणों में उस समय के सरकारी दस्तावेज, पुलिस की रिपोर्ट, बड़े नेताओं के अपने हाथ से लिखे गए मूल पत्र, उस समय के फोटोग्राफ और लोगों द्वारा खुद लिखी गई आत्मकथाएं शामिल होती हैं। दूसरा होता है द्वितीयक स्रोत। ये वे स्रोत हैं जो प्राथमिक स्रोतों को गहराई से पढ़कर या उनके आधार पर बहुत बाद में लिखे जाते हैं। उदाहरण के तौर पर आज के समय में हमारे द्वारा पढ़ी जाने वाली इतिहास की किताबें, रिसर्च पेपर या लेख द्वितीयक स्रोत कहलाते हैं। आइए अब प्राथमिक स्रोतों में सबसे प्रामाणिक माने जाने वाले सरकारी दस्तावेज को विस्तार से समझते हैं। सरकारी दस्तावेज क्या होते हैं? सरकारी कर्मचारियों या अधिकारियों द्वारा किसी घटना के विषय में एकत्रित की गई और सरकारी फाइलों में दर्ज की गई जानकारी को सरकारी दस्तावेज कहते हैं। इनका महत्व बहुत अधिक है क्योंकि इन दस्तावेजों का अध्ययन करके हम आज भी दशकों या सदियों पुरानी घटनाओं की बिल्कुल सटीक और सच्ची जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास लेखन में मुख्य रूप से 4 प्रकार के सरकारी दस्तावेज बहुत काम आते हैं। पहला है सरकारी रिपोर्ट। जब भी देश में कोई बड़ी घटना या विद्रोह होता था तो सरकार उसकी जांच के लिए एक कमेटी बनाती थी। वो कमेटी जांच के बाद एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करती थी। इस रिपोर्ट में घटना की शुरुआत कैसे हुई, उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, अधिकारियों के क्या बयान थे और सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए, इन सब का पूरा विवरण होता था। दूसरा है पुलिस की चिट्ठी या रिकॉर्ड। पुराने समय में किसी भी घटना, आंदोलन या अपराध की जानकारी पुलिस विभाग को चिट्ठियों या रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती थी। आज इन पुरानी पुलिस डायरियों और चिट्ठियों को पढ़कर इतिहासकार उस समय के समाज और अपराधों के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। तीसरा प्रकार है गोपनीय सूचनाएं। सरकार हमेशा गुप्तचरों की मदद से देश की घटनाओं पर नजर रखती थी। ये खुफिया जानकारी जो गुप्तचर सरकार को देते थे वो सरकारी फाइलों में दर्ज हो जाती थी। आज वही खुफिया जानकारी इतिहासकारों के लिए किसी खजाने से कम नहीं होती। चौथा प्रकार है सरकारी राजपत्रित अधिकारी का विवरण। किसी भी बड़े इलाके या घटना की जिम्मेदारी वहां के राजपत्रित अधिकारियों पर होती थी। उन्हें हर छोटी बड़ी घटना की पूरी और सच्ची जानकारी लिखित रूप में सरकार को देनी पड़ती थी। इसी जानकारी के आधार पर आज इतिहास का एक बड़ा हिस्सा लिखा जाता है। साल 2019 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था कि सरकारी अभिलेख से आप क्या समझते हैं। आपको इसका उत्तर ऐसे देना है कि सरकारी अभिलेखों या रिकॉर्ड से तात्पर्य उन सभी दस्तावेजों से है जो सरकारी कामकाज के दौरान तैयार किए जाते हैं। इसमें सरकारी जांच कमेटियों की रिपोर्ट, पुलिस के दस्तावेज, गुप्तचरों के खुफिया समाचार और सरकारी अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई जानकारियां शामिल होती हैं। इन अभिलेखों का विश्लेषण करके किसी भी काल के इतिहास को बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से लिखा जा सकता है। लेकिन क्या इन सरकारी दस्तावेजों की कोई कमियां भी हैं? बिल्कुल हैं। अगर परीक्षा में पूछा जाए कि आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोतों में सरकारी दस्तावेजों की क्या सीमाबद्धताएं या कमियां हैं, तो आपको 3 मुख्य बातें लिखनी हैं। पहली कमी है पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण। सरकारी दस्तावेज अक्सर केवल सरकारी अधिकारियों और प्रशासन के नजरिए को ही सही ठहराते हैं। दूसरी कमी है तथ्यों को छिपाना। कई बार सरकार अपनी छवि बचाने के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को जानबूझकर छिपा देती है या घटनाओं को अपने फायदे के हिसाब से पेश करती है। तीसरी और सबसे बड़ी कमी है आम जनता की आवाज का अभाव। इन दस्तावेजों में आम जनता जैसे किसानों, मजदूरों और महिलाओं के विचारों, उनके संघर्षों और सामाजिक दृष्टिकोण को पूरी तरह से जगह नहीं मिल पाती। निष्कर्ष ये निकलता है कि इतिहासकारों को इतिहास लिखते समय केवल सरकारी दस्तावेजों पर आंख बंद करके निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि अन्य स्रोतों के साथ मिलाकर इनका संतुलित उपयोग करना चाहिए। एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है कि ये सरकारी दस्तावेज सुरक्षित कहाँ रखे जाते हैं। भारत में महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेजों को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में सुरक्षित रखा जाता है। इसके अलावा राज्यों के अपने दस्तावेज राज्य अभिलेखागारों में रखे जाते हैं। चलिए अब इतिहास जानने की एक और बहुत ही दिलचस्प स्रोत की ओर बढ़ते हैं, आत्मकथा और संस्मरण। सरकारी दस्तावेजों के अलावा लोगों द्वारा लिखी गई आत्मकथाएं इतिहास का बहुत पक्का सबूत होती हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आत्मकथा क्या है। जब कोई व्यक्ति स्वयं अपने पूरे जीवन की कहानी शुरुआत से लेकर अंत तक अपने संघर्ष और उपलब्धियों को समय क्रम के अनुसार लिखता है तो उसे आत्मकथा कहते हैं। इसमें तथ्यों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये इतिहास की बिल्कुल प्रामाणिक जानकारी देती है क्योंकि ये लेखक का अपना अनुभव होता है।
वहीं दूसरी ओर संस्मरण आत्मकथा का ही एक छोटा हिस्सा होता है। जब कोई लेखक अपने पूरे जीवन की कहानी न लिखकर जीवन में घटी किसी विशेष घटना या किसी विशेष समय के अपने अनुभव को याद करके लिखता है तो उसे संस्मरण कहते हैं। संस्मरण तथ्यों से ज़्यादा भावनात्मक होता है। हमारे आधुनिक इतिहास में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथाएं हैं जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न आते हैं। पहली आत्मकथा है 70 वत्सर। इसके लेखक महान स्वतंत्रता सेनानी विपिन चंद्र पाल हैं। 70 वत्सर का अर्थ होता है 70 वर्ष। ये किताब भारत के स्वतंत्रता आंदोलन और उससे जुड़ी घटनाओं का बहुत ही सटीक विवरण देती है। दूसरी पुस्तक है जीवनेर झरापाता। इसकी लेखिका सरला देवी चौधरानी है। इस आत्मकथा में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, उसमें महिलाओं की विशेष भूमिका और उस समय के समाज की चुनौतियों पर बहुत गहरा प्रकाश डाला गया है। तीसरी आत्मकथा है जीवन स्मृति। इसके लेखक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर हैं। इसमें उनकी किशोरावस्था, उनके साहित्य के सफर और उस समय की ऐतिहासिक घटनाओं का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। परीक्षा में 2017 और 2020 में सीधा प्रश्न आया था कि विपिन चंद्र पाल की आत्मकथा का क्या नाम है। उत्तर है 70 वत्सर। 2018 में पूछा गया कि जीवनेर झरापाता कैसा ग्रंथ है। उत्तर है एक आत्मकथा। एक बड़ा प्रश्न ये भी बनता है कि स्मृति कथा अथवा आत्मकथा को आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किस प्रकार उपयोग किया जाता है और इसका महत्व क्या है। इसका महत्व 4 मुख्य बिंदुओं में छिपा हुआ है। पहला, व्यक्तिगत अनुभव और सटीक जानकारी। इनमें हमें उन घटनाओं का विवरण मिलता है जिन्हें लेखक ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। हमें लेखकों और महान नेताओं के जन्मकाल, जीवन, शिक्षा और उनके कार्यों की बिल्कुल सटीक जानकारी मिलती है। दूसरा, समकालीन समाज की झलक। ये किताबें केवल लेखक तक सीमित नहीं रहती बल्कि उस समय के समाज, संस्कृति, धर्म और लोगों के रहन सहन का सच्चा चित्र हमारे सामने रख देती हैं। तीसरा, राजनीतिक परिस्थितियाँ। जब ये किताबें स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा लिखी जाती हैं तो इनसे उस समय की राजनीति और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए आंदोलनों की बिल्कुल अंदरूनी जानकारी मिलती है, जो अक्सर सरकारी दस्तावेजों में गायब होती है। चौथा, स्वतंत्र दृष्टिकोण। जहां सरकारी दस्तावेज पक्षपातपूर्ण होते हैं, वहीं आत्मकथाएं किसी भी घटना का एक स्वतंत्र और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। आत्मकथाओं के बाद बात करते हैं पत्राचार यानी चिट्ठियों के आदान प्रदान की। पत्राचार किन्हीं 2 व्यक्तियों के बीच का लिखित संवाद होता है जो इतिहास जानने का एक बहुत बड़ा प्राथमिक स्रोत है। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है पिता के पत्र पुत्री के नाम। सन 1928 में जब जवाहरलाल नेहरू जेल में थे तब उन्होंने अपनी 10 साल की बेटी इंदिरा गांधी को कुल 30 पत्र लिखे थे। इन पत्रों में उन्होंने प्रकृति, इतिहास और मानव सभ्यता के विकास की बहुत ही गहरी जानकारी दी थी। दूसरा बड़ा उदाहरण महात्मा गांधी के पत्र हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गांधी जी ने देश भर के नेताओं और आम जनता से संपर्क बनाए रखने के लिए हजारों पत्र लिखे। आज इन पत्रों को पढ़कर हम उनके आंदोलनों की रणनीतियों को आसानी से समझ सकते हैं। अब हम वापस लौटते हैं विपिन चंद्र पाल और उनकी आत्मकथा 70 वत्सर की ओर, क्योंकि ये टॉपिक बहुत अहम है। विपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को बंगाल की एक संपन्न परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे बहुत स्वतंत्र और विद्रोही स्वभाव के थे, जिसके कारण उन्होंने कम उम्र में ही घर छोड़ दिया था। राजनीति में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के बहुत बड़े नेता थे। आपने इतिहास की मशहूर तिकड़ी लाल बाल पाल का नाम सुना होगा, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल शामिल थे। विपिन चंद्र पाल ने सन 1906 में वंदे मातरम नामक एक प्रसिद्ध अंग्रेजी पत्रिका की भी शुरुआत की थी। सन 1932 में उनका निधन हो गया। उनकी आत्मकथा 70 वत्सर के प्रकाशन का इतिहास बहुत रोचक है। ये शुरुआत में एक किताब के रूप में नहीं छपी थी। सबसे पहले 1928 में इसे प्रवासी नामक पत्रिका में एक धारावाहिक के रूप में प्रकाशित किया गया था। उनके निधन के काफ़ी समय बाद 1954 में उनके पुत्र ने उन सभी लेखों को इकट्ठा करके इसे एक पूरी पुस्तक का रूप दिया। इस किताब के माध्यम से हमें 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत के भारत की राजनीतिक स्थिति और कांग्रेस के गरम दल के नेताओं की विचारधारा की बिल्कुल स्पष्ट जानकारी मिलती है। रविंद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा जीवन स्मृति की बात करें तो गुरुदेव ने इसे मूल रूप से बंगाली भाषा में लिखा था। इसमें उनके जीवन के शुरुआती 27 वर्षों का वर्णन है। इसे पढ़ने से उस समय के कोलकाता की सामाजिक स्थिति, शिक्षा व्यवस्था, महिलाओं की दशा और संयुक्त परिवारों के रहन सहन की बिल्कुल सच्ची जानकारी मिलती है। याद रखिएगा, सन 1913 में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी महान रचना गीतांजलि के लिए साहित्य का सर्वोच्च सम्मान नोबेल पुरस्कार मिला था। हमारा अगला विषय है आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पत्र पत्रिकाएं। इतिहास को समझने के लिए उस समय छपने वाले अखबार और मैगजीन सबसे प्रामाणिक स्रोत माने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इन अखबारों ने आम जनता में देशभक्ति जगाने का बहुत बड़ा काम किया था। इसमें सबसे पहला नाम आता है सोम प्रकाश का। सोम प्रकाश एक साप्ताहिक पत्रिका थी जो हर सोमवार को बंगला भाषा में प्रकाशित होती थी। इसकी शुरुआत 15 नवंबर 1858 को संस्कृत प्रेस से हुई थी। इसे शुरू करने की प्रेरणा महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने दी थी और इसके मुख्य संपादक द्वारकानाथ विद्याभूषण थे। सोम प्रकाश का इतिहास में बहुत बड़ा योगदान है।
इसने बाल विवाह और कुलीन प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का डटकर विरोध किया। इसने नील की खेती करने वाले अंग्रेज जमींदारों के खिलाफ शोषित किसानों की आवाज उठाई। सबसे बड़ी बात, इसे बंगाल की प्रथम राजनीतिक पत्रिका होने का गौरव भी प्राप्त है। लेकिन सोमप्रकाश की बेबाक सच्चाई से अंग्रेज सरकार बहुत डर गई थी। इसलिए भारत के तत्कालीन वाइसराय लॉर्ड लिट्टन ने सन 1878 ईस्वी में एक काला कानून पारित किया, जिसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कहा जाता है। इस कानून के तहत किसी भी देसी भाषा के अखबार को छापने से पहले उसकी सामग्री की पुलिस द्वारा जांच करानी होती थी और अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी छापने पर मशीनें जब्त कर ली जाती थी। इसी काले कानून के कारण सोमप्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से स्थगित या बंद कर दिया गया था। 2022 की बोर्ड परीक्षा में यही पूछा गया था कि सोमप्रकाश का प्रकाशन अस्थायी रूप से किस वर्ष स्थगित रखा गया था, तो उत्तर होगा 1878 ईस्वी। दूसरी महत्वपूर्ण पत्रिका है बंगदर्शन। इसकी शुरुआत सन 1872 ईस्वी में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिन्हें बंकिम चंद्र चटर्जी भी कहते हैं, उनके द्वारा की गई थी। ये बंगला भाषा में छपने वाली एक मासिक पत्रिका थी, यानी महीने में एक बार आती थी। 2023 की परीक्षा में पूछा गया था कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसका संपादन कितने वर्षों तक किया था। सही उत्तर है 4 वर्ष। उन्होंने 1872 से अप्रैल 1876 तक ये कार्य किया। बंगदर्शन केवल एक पत्रिका नहीं, बल्कि बंगाल में एक वैचारिक क्रांति थी। इसने युवाओं के मन में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की गहरी भावना पैदा की। बंकिम चंद्र जी का शुरुआती महान साहित्य सबसे पहले इसी में छपा। इसके अलावा अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर बंगाल के जो अमीर लोग अपनी संस्कृति भूल रहे थे, जिन्हें बाबू कहा जाता था, बंकिम चंद्र जी ने अपनी पत्रिका के माध्यम से इस बाबू सभ्यता का कड़ा विरोध किया और बंगाली संस्कृति को बचाया। समाचार पत्र और पत्रिका में एक बुनियादी अंतर होता है। समाचार पत्र दैनिक होते हैं और तुरंत घटित होने वाली खबरों पर केंद्रित होते हैं, जबकि पत्रिकाएं साप्ताहिक या मासिक होती हैं और किसी विषय पर गहराई से लेख छापती हैं। इतिहास के स्रोत के रूप में समाचार पत्रों का महत्व ये है कि इन्हें पढ़कर इतिहासकार राजनीतिक घटनाओं, अंग्रेजों की नीतियों और आम जनता की स्थिति के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं ऐतिहासिक साहित्य की। इसमें सबसे प्रमुख नाम है आनंदमठ। आनंदमठ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ये एक प्रसिद्ध बंगाली उपन्यास है, जिसे सन 1882 ईस्वी में महान साहित्यकार बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। ये उपन्यास मुख्य रूप से 18वीं सदी के अंत में हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सबसे गर्व की बात यह है कि हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी महान उपन्यास आनंदमठ से लिया गया है। वीडियो के बिल्कुल अंत में हम जानेंगे कि आज के समय में इतिहास जानने में इंटरनेट की क्या भूमिका है। आज के डिजिटल युग में इंटरनेट इतिहास जानने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। इसके कई फायदे हैं। दुनिया भर की ऐतिहासिक सूचनाएं बहुत आसानी से और तुरंत मिल जाती हैं। ये दुनिया के ज्ञान का एक बहुत बड़ा डिजिटल पुस्तकालय है, जहां पुरानी किताबें पढ़ी जा सकती हैं। लेकिन इसके नुकसान भी हैं। इंटरनेट पर मौजूद हर जानकारी प्रामाणिक या सही नहीं होती। कोई भी व्यक्ति वेबसाइट्स पर जानकारी बदल सकता है। कई बार गलत या मनगढ़ंत तथ्यों को असली इतिहास बताकर फैला दिया जाता है। इसलिए निष्कर्ष यही निकलता है कि इंटरनेट उपयोगी तो है, लेकिन छात्रों को किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले उसकी सच्चाई की जांच जरूर करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये था इतिहास के पहले अध्याय के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का लाइन बाय लाइन और विस्तृत विश्लेषण। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपका एक भी तथ्य या प्रश्न न छूटे। अगर आप इसे ध्यान से सुन लेंगे तो आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।